भारत रत्न, विश्व रत्न, प्रज्ञा सूर्य, ज्ञान के प्रतीक, बोधिसत्व, नारी के तारणहार, संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, राष्ट्र शिल्पी, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित के मुक्तिदाता, महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सारे बहुजन समाज मूल्यवासी को ढेर सारा बधाई, मंगल कामनाएं। आज उनके जन्म जयंती पर उनके सारे संघर्ष और जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का बचपन एवं शिक्षा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विविधता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक तथा विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। देश के प्रति अतुलनीय सेवाओं के लिए 31 अप्रैल 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के सैनिक छावनी, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। वो रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई रामजी सकपाल की 14वीं वो अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बेवाड़े गांव का निवासी थे। वो हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय रामजी सकपाल सेनानिवृत्त हो गए और दापोली में आकर बस गए। भीमराव को यहाँ स्कूल में दाखिला करा दिया। अपने जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ उन्हें कक्षा के एक कोने में फर्श पर बैठना पड़ता था और अध्यापक उनकी कॉपियों को नहीं छूते थे। इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ दिनों बाद रामजी सकपाल को सतारा में स्टोर कीपर की नौकरी लग गई तो वो परिवार सहित दापोली में सतारा चले गए। भीमराव को वहीं प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिला दिया। सतारा जाने के कुछ समय बाद भीमराव की मां भीमाबाई का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया, जिसमें 18 मई 1857 को उनका देहांत हो गई। उस समय भीमराव 6 वर्ष के थे। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद रामजी सकपाल ने 1898 में जीजाबाई से दूसरी शादी कर ली, जिसका भीमराव अंबेडकर ने कड़ा विरोध किया था। बच्चों की देखभाल उनकी बुआ मीराबाई द्वारा किया गया। फिर भी रामजी सकपाल ने भीमराव की शिक्षा की महत्वाकांक्षा में कमी नहीं आने दिया। रामजी सकपाल बड़े ही दृढ़ निश्चयी थे। अपने बच्चों की भलाई के लिए विशेष रूप से भीमराव के बौद्धिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीमराव रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। भीमा उनके बचपन का नाम था। उनके पिता ने उनका मूल उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके अम्बावाड़े गांव से संबंधित था, क्योंकि कोक्कर प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः भीमराव के अम्बावाड़े गांव से अंबेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया। 1904 में बम्बई में प्रवास के दौरान परेल में चावला सुधार ट्रस्ट के किराए के मकान के एक रूम में रामजी सकपाल ने विशेष रूप से भीमराव का अत्यधिक ख्याल रखा।
वो अपने पुत्र को जल्दी सोने के लिए कहते और स्वयं 2 बजे रात्रि तक काम करते रहते थे। सोने से पहले अपने पुत्र को पढ़ने के लिए जगा देते थे। पिता के सानिध्य में भीमराव ने अनुवाद में प्रवीणता प्राप्त कर ली। अपने पिता के भाषाओं में अभिरुचि के कारण अंग्रेजी भाषा में भीमराव का ज्ञान अपने सहपाठियों की तुलना में अच्छा था। भीमराव अच्छी पुस्तकें संग्रह के लालची थे, जिसमें उनके महान पिता का सहयोग बराबर रहा। प्रातः रामजी सकपाल अपनी बेटियों से उधार लेकर या उनके शादी के समय तोहफे के रूप में दिए गए गहनों को बंधक रखकर, जिसे वो सेनानी वृत्ति के बाद 50 रुपये अल्पराशि में मिलने वाले पेंशन से चुकाया करते थे। उदार पूर्वक समय समय पर नई पुस्तकें भीमराव को उपलब्ध कराते रहते थे। अप्रैल 1907 में भीमराव के मैट्रिक पास करने पर जब वो लगभग 16 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी करा दी गई। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। मैट्रिक करने के बाद अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ के 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलने पर 3 जनवरी 1908 को एल्फिंस्टन कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया। महाराजा ने भीमराव के साक्षात्कार से संतुष्ट होने के बाद ही इस राशि की मंजूरी दी थी। भीमराव 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष के अंत में 12 दिसंबर 1912 को भीमराव अंबेडकर और रमाबाई को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम यशवंत राय रखा गया। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध 15 जनवरी 1913 में बड़ौदा राज्य सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में बड़ौदा राज्य की सेवा लगे। भीमराव को बड़ौदा में 15 दिन ही हो पाए थे कि उन्हें एक पत्र मिला कि उनके पिता बम्बई में गंभीर रूप से बीमार है। वो अपने पिता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए तुरंत 1 फरवरी 1913 को बड़ौदा से चल दिए। अपने घर के रास्ते में वो सूरत में अपने पिता के लिए मिठाई लेने के लिए उतर गए और उनकी ट्रेन छूट गई। अगले दिन वो जब बम्बई पहुंचे तो वो मरते हुए पिता की नज़रों के सामने भौचक खड़े थे। मरते हुए आदमी की डूबती हुई लेकिन ढूंढती हुई आंखें अपने प्रिय बेटे पर जाकर रुक गई, जिसमें वह अपने विचारों, अपनी उम्मीदें तथा अपने अस्तित्व ढूंढते थे। वो अपने कमजोर हाथ को अपने पुत्र के पीठ पर ले गए और अगले ही पल मौत की खड़खड़ाहट उनके गले में थी। उनकी आंखें बंद हो गई और हाथ पैर स्थिर हो गए। भीमराव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सांत्वना के शब्द उनके दिल को शांत करने में विफल रही और उनका जोर जोर से विलाप करना उनके परिवार के सदस्यों को रोने से न रोक सका। वो 2 फरवरी 1913 भीमराव अंबेडकर की जीवनी में सबसे दुखद दिन था। बड़ौदा की नौकरी में वापस जाना भीमराव अंबेडकर ने उचित समझा। उन्हें लगा कि वो मामूली काम उनके लिए ठीक नहीं है। उसी समय उन्हें एक उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। बड़ौदा के महाराजा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अध्ययन के लिए कुछ भारतीय छात्रों को भेजना चाहते थे। 4 जून 1913 को उन्होंने बड़ौदा राज्य के साथ एक अनुबंध किया कि अध्ययन करने के बाद स्वदेश लौटने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करेंगे। इस अनुबंध के शर्त पर बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें 11.5 पाउंड प्रति माह की छात्रवृत्ति 3 वर्ष के लिए 15 जून 1913 से 14 जून 1916 तक की स्वीकृति दी। अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने 3 महीने की छात्रवृत्ति अग्रिम रूप में ली और उसमें से कुछ राशि परिवार के लिए देकर वो उच्च शिक्षा के लिए एक समुद्री जहाज से रवाना हुए तथा 12 जुलाई 1913 की दोपहर में न्यूयॉर्क बंदरगाह पर उतरे। 20 जुलाई 1913 को कोलंबिया विश्वविद्यालय राज्यशास्त्र शाखा में प्रवेश लिया। उन्होंने राज्यशास्त्र, नीति शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विषय चुने। यहाँ वह 18 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करके कठोर परिश्रम करते हुए 15 मई 1915 को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड
फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नामक विषय पर एमए की उपाधि के लिए शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें 2 जून 1915 को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एमए की डिग्री प्रदान की। एक वर्ष बाद जून 1916 में उनके शोध नेशनल डिविडेंड फॉर इंडियाज ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए स्वीकृति किया गया। शैक्षणिक क्षेत्र में अंबेडकर की ये सफलता इतनी दिव्यमान थी कि उस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतिभोज देकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। इससे पहले 9 मई 1916 को इसी विश्वविद्यालय में डॉक्टर एएन गोल्डन बीजर द्वारा जो न्यूबेंस एथोपोलॉजी पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था, उसमें अंबेडकर ने एक विद्वान के रूप में कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक लेख पढ़ा। ये लेख इंडियन एंटीक्वेरी मई 1917 खंड 12 में प्रकाशित हुआ था तथा उनका पीएचडी शोध प्रबंध नए शीर्षक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पीएस किंग एंड कंपनी लंदन ने 1925 में प्रकाशित किया और इसकी प्राप्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय को भेजी गई। इस ग्रंथ को अंबेडकर ने अपने पोषक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को कृतज्ञता स्वरूप अर्पित किया। उसके बाद 8 जून 1927 को विश्वविद्यालय ने उन्हें तदनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की। जून 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी हेतु उनका शोध स्वीकृति करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने विश्व प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र की एमएससी और डीएससी तथा ग्रेस इन संस्था में विधि शास्त्र में दाखिला लिया, अध्ययन प्रारंभ कर दिया। साथ ही महाराजा सयाजीराव से अगले वर्षों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति पढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन 1 वर्ष के लिए ही छात्रवृत्ति स्वीकृति हो पाई। बड़ौदा सरकार की दी हुई छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के कारण वो अधूरी पढ़ाई पूरा करने के लिए प्रोफेसर एडविन तय किया और भारत सरकार ने 6 फरवरी 1917 को अछूतों पर सेना में भर्ती के लिए लगाई गई पाबंदी हटा दी। बड़ौदा नरेश के अनुबंध के अनुसार अंबेडकर 31 अगस्त 1917 को बड़ौदा में सयाजीराव महाराज से भेंट की। महाराजा के मन में उन्हें वित्त मंत्री बनाने की इच्छा थी, परंतु उन्हें विभिन्न विभागों में काम का अनुभव न होने से रक्षा सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। बड़ौदा में छुआछूत जोरों पर थी। अंबेडकर को कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिली। आखिर वो एक फारसी धर्मशाला में छद्म नाम से ठहरे, लेकिन पता चलने पर उन्हें कुछ ही दिनों में धर्मशाला खाली करना पड़ा। बड़ौदा में अपने मातहत कर्मचारियों के व्यवहार और अस्पृश्यता के कारण ठहरने का प्रबंध न होने से उन्हें इस्तीफा देकर व्यतीत मन से 17 नवंबर 1917 को बम्बई लौटना पड़ा। बम्बई के आने के बाद काम की तलाश की और 5 दिसंबर 1917 को बम्बई के सिडेनहोम कॉलेज में प्राध्यापक पद के लिए आवेदन किया। 19 मार्च 1918 को बम्बई में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद बुलाई गई। उस सभा की अध्यक्षता का भार बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ जैसे महान व्यक्ति पर सौंपा गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष सर नारायण चंदौरकर ने कहा, ये परिषद हमने देश बांधवों की सिद्धिवेक बुद्धि की आह्वान करने के लिए उनका दिल एवं दिमाग जागरूक करने के लिए बुलाई गई है। सभी भारतीयों से अस्पृश्यता निर्मूलन की प्रार्थना करने के लिए ये परिषद आयोजित की गई है। परिषद के अध्यक्ष बड़ौदा नरेश ने कहा कि सामाजिक नव निर्माण तथा विज्ञानिष्ठ ज्ञान के सामने अज्ञानमूलक गलतफहमियां जात्याभिमान स्थायी नहीं रह सकते। अस्पृश्यता मनुष्य निर्मित है, देव निर्मित नहीं है। अस्पृश्य के संभावनीय धर्मांतरण से अद्भुत होने वाले खतरों को सूचित करते हुए उन्होंने आगे कहा, हमें अपने धर्म में व्यवहारिक सुधार कर अस्पृश्यों की समस्या हल करनी चाहिए। परिषद के अंत में समस्त नेताओं ने
हस्ताक्षर से युक्त एक घोषणा पत्र पर जारी किया। उस पर हस्ताक्षर करने वाले नेता को ये प्रतिज्ञा करनी थी कि वह अपने व्यक्तित्व दैनंदिन आचरण में अस्पृश्यता का पालन नहीं करेगा। तिलक ने उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। भीमराव अंबेडकर ने इस परिषद में भाग नहीं लिया क्योंकि वो मितभाषी थे और दूसरे अस्पृश्यों के उद्धारकर्ता सवर्ण हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के प्रति वो उदासीन और संकुचित थे। 10 नवंबर 1918 में सिडनी कॉलेज में उनकी नियुक्ति राजनीति अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में हो गई। वो अपने विषय के बहुत ही प्रभावी एवं माहिर वक्ता थे। उनके पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था कि देखते देखते वो छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। प्राय दूसरी कक्षाओं यहाँ तक कि दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी उनका लेक्चर सुनने के लिए उनकी कक्षा में आ जाते थे। ज्यों ही लोगों को पता चला कि वो लंदन और अमेरिका से पढ़कर आए हैं तो उनका आदर और बढ़ गया। परंतु लोकप्रिय के साथ साथ अछूत जाति में पैदा होने का अभिशाप भी बराबर उनका पीछा कर रहा था। कॉलेज में पानी पीने के लिए बड़े बड़े घड़े रखे गए थे। सब लोग घड़े से गिलास में पानी लेकर पिया करते थे। एक दिन अंबेडकर जब कक्षा से पढ़ा कर निकले तो प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। वो एक क्षण के लिए यह भूल गए कि घड़े से पानी लेने का हक दूसरों की तरह उन्हें प्राप्त नहीं है। वो झट से घड़े के पास पहुंचे और एक गिलास में पानी डालकर पीने लगे। उसी समय वहां से एक गुजरती प्रोफेसर गुजरे। वो अंबेडकर की ओर झपटे से और गुस्से से बोले, ये आपने क्या किया? क्या आप भूल गए कि आप एक अछूत हैं? आपने घड़ा अपवित्र कर दिया। अब इसका पानी कोई नहीं पी सकता। अंबेडकर के हाथ से गिलास गिर गया। वो थोड़ा सा पानी ही पिया था, बाकी नीचे बिखर गया। हैरान थे इतने बड़े कॉलेज के इतने बड़े विद्वान प्रोफेसर और इतने छोटे ख्यालात। तभी शोर सुनकर उनके अध्यापक उस दौड़ पड़े और प्रिंसिपल महोदय भी आ गए। अंबेडकर ठगे से उन तमाम चेहरों को देख रहे थे जो उन्हें इस महापाप के लिए घूर रहे थे। अचानक अंबेडकर बोले, प्रिंसिपल महोदय, आप ही इन लोगों को समझाइए। मेरा ख्याल यह है कि ये सब बहुत बड़े पढ़े लिखे और विद्वान प्रोफेसर हैं। मेरी छूने से घड़ा अपवित्र नहीं हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है, स्वच्छ और पवित्र है जैसा मेरे छूने के पहले था। विश्वास रखिए, मेरे हाथ बिल्कुल साफ है। प्रिंसिपल ने उन्हें झिड़का, इतने भोले मत बनो प्रोफेसर अंबेडकर। माना कि आप विलायत में पढ़े हैं, परंतु आपके बाप दादा तो इस देश की अछूत जाति के ही थे। क्या आप नहीं जानते? और प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिया, एक घड़ा उठाओ और फोड़ दो। चपरासी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अंबेडकर बहुत देर तक उस टूटे हुए घड़े को खड़े खड़े देखते रहे। दुख और उदासी की अनेक रेखाएं उनके चेहरे पर खींची एवं विलीन हो गई। फिर वो मुस्कुराए मानो कह रहे हो, वो सब कोई नई बात नहीं है अंबेडकर। यह तो वह अपमान गाथा है जो हर अछूत के जीवन का अभिन्न अंग है। पढ़े लिखे जाने मात्र से समाज तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने वाला नहीं है। इसलिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। लंबी और लगातार लड़ाई बिना, धैर्य खोए बिना, क्रोध की इस त्रासदी का मुकाबला करो और चाहे कुछ भी करना पड़े अछूतों के जीवन से इस महाकलंक को धो डालो। मत भूलो कि तुम्हारी माँ बाप की छोटी सी बीमारी के कारण इसलिए मरना पड़ा था कि कोई अच्छा वैद्य अछूत के घर में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। पग पग पर संघर्ष करना है, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आपने आपको तिल तिल कर मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मंजिल हाथ लगेगी। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से 10 दिसंबर 1917 को सर सिडनी रैलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति गठित की। 4 महीने के पड़ताल के बाद 15 अप्रैल 1918 के दिन अपनी रिपोर्ट भारत मंत्री के सेवा में प्रस्तुत की और उसी दिन वह भारत में भी प्रकाशित की गई। वह रिपोर्ट रॉलेट समिति की रिपोर्ट कहलाई। जब 6 फरवरी 1919 के दिन सर विलियम बेंटिन ने रॉलेट बिल को बड़ी काउंसिल में प्रस्तुत किया, तब सरकार को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न केवल
काउंसिल के बाहर अपितु अंदर भी कड़े विरोध का भाव विद्यमान है। 21 मार्च 1919 को काउंसिल ने इस बिल को पास कर दिया जो रॉलेट एक्ट कहलाई, जिसे भारतीय इतिहास में काले कानून की संज्ञा से परिभाषित किया गया। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। पंजाब में इसका असर काफी उग्र था, जिसके दमन हेतु जनरल डायर 11 अप्रैल 1919 को अमृतसर पहुंचा और वहां फौजी शासन की शुरुआत की। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लगभग 20,000 निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण 370 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इतिहास में इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जाना जाता है। 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड द्वारा चल रहा था तो भीमराव अंबेडकर के सामाजिक संघर्षों की विधिवत शुरुआत 27 जनवरी 1919 को साउदी ब्यूरो समिति के समक्ष मताधिकार के विषय पर साक्ष्य एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर हुई। इसमें उन्होंने दलितों के हितों की कैफियत ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। भीमराव अंबेडकर ने इस समिति के समक्ष अछूतों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार पृथक निर्वाचन और सुरक्षित स्थानों की मांग रखी। साउदी ब्यूरो समिति ने विभिन्न प्रांतों में अछूतों के लिए कुल 791 से केवल 7 स्थान निर्धारित थे, उसको बढ़ाकर 24 कर दिए। 22 फरवरी 1919 को इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस समिति की सुस्तुति ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का आधार बनी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पर आधारित एक विधेयक 28 मई 1919 को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया। 27 दिसंबर 1919 को विधेयक पर सम्राट ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इसे भारत सरकार का अधिनियम 1919 कहा गया। सरकार का दावा था कि इस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है। और 27 जनवरी 1919 को साउथ ब्यूरो समिति के समक्ष प्रस्तुत होने से एक दिन पहले 26 जनवरी 1919 को भीमराव अंबेडकर ने स्वदेशी सरकार होम रूल के संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा था कि स्वदेशी सरकार की मांग पेश करने से पहले ऊंची और समृद्ध जातियों को चाहिए कि वो अछूतों को सामाजिक समानता प्रदान करें, क्योंकि अछूत भी उसी धर्म को मानते हैं। उनके समान ही अछूतों के रीति रिवाज और ये भी इसी देश के निवासी हैं। अछूतों को भी स्वदेशी सरकार और स्वतंत्रता प्राप्त करने की उतनी ही तीव्र इच्छा है जितनी की दूसरी को। हर कोई मानता है कि स्वराज यदि ब्राह्मण का जन्मसिद्ध अधिकार है तो यही अधिकार एक अछूत का भी है। इसलिए ऊंची जातियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो अछूतों को शिक्षा दिलवाएं और उनका आदर करें। जब तक संपूर्ण हिंदू इस प्रकार की कार्य प्रणाली नहीं अपनाते तब तक स्वदेशी सरकार की प्राप्ति एक दूर की बात होगी। अछूतों की समस्याओं से सरकार और जिम्मेदार लोगों की परिचित कराने के लिए अखबार की कितनी अहमियत थी, इसका अंदाजा भीमराव अंबेडकर के इस कथन से लगाया जा सकता है कि अछूतों के पास कोई अखबार नहीं है। कांग्रेसी अखबारों ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर रखे हैं और उन्होंने ये निश्चय कर रखा है कि वो हमें हमारी बात प्रसारित करने के लिए थोड़ी भी जगह अपनी अखबारों में नहीं देंगे। एक तरह वो अछूतों के लिए अखबार की सख्त आवश्यकता महसूस कर रहे थे, दूसरी तरफ अखबार निकालने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी से चिंतित और निराश थे। ये निराशजनक है कि इस कार्य के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समाचार पत्र नहीं है। पूरे भारत में प्रतिदिन हमारे लोग अधिनायकवादी लोगों की बेरहमी और भेदभाव का शिकार होते हैं, लेकिन इन सारी बातों को कोई अखबार जगह नहीं देते हैं।
एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तमाम तरीकों से सामाजिक राजनीतिक मसलों पर हमारे विचारों को रोकने में शामिल है। कोल्हापुर के दत्तोबा पवार ओ दत्तोबा दलवी के मार्फत भीमराव अंबेडकर का छत्रपति साहू जी महाराज से प्रत्यक्ष परिचय हुआ। उन्होंने अस्पृश्य में जन जागृति पैदा करने हेतु अंबेडकर द्वारा एक पाक्षिक अखबार की शुरुआत करने के लिए साहू जी महाराज से आर्थिक सहायता करने की विनती की। इस अखबार के लिए महाराजा ने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता की। 31 जनवरी 1920 को भीमराव अंबेडकर ने मूकनायक पाक्षिक की शुरुआत की। अखबार के प्रथम अंक में इसके उद्देश्य बताते हुए हिंदू समाज के बुराइयों पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखते हैं, हिंदू समाज विषमता का मायका है। हिंदू समाज एक मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं। इसकी एक एक जाति, इसकी एक एक मंजिल है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ी नहीं है। जो जिस मंजिल पर पैदा होगा उसे उसी मंजिल पर मरना पड़ता है। निचली मंजिल का आदमी कितना भी लायक हो वह ऊपरी मंजिल पर नहीं जा सकता। ऊपरी मंजिल का आदमी कितनी भी नालायक हो तो वो भी उसे निचली मंजिल पर नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने सांप्रदायिक में लिखा, बम्बई से निकलने वाले समाचार पत्रों को बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि उनमें अधिकतर पत्र किसी विशिष्ट जाति के हित को संरक्षित करते हैं। दूसरी जातियों का उन्हें परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, कभी कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली बातों भी उन पत्रों में दिखाई देती है। जातिवादी समाचार पत्रों को चेताते और समझाते हुए उन्होंने लिखा, ऐसे समाचार पत्रों से हमारा कहना है कि समाज में यदि कोई एक जाति पतन की ओर जाती है तब उसकी अवनति का कलंक दूसरी जातियों पर लगने से रोका नहीं जा सकता है। समाज एक नाव की तरह है। जिस तरह किसी पानी की जहाज में बैठकर सफर कर रहे होते हैं, यदि उसी समय किसी यात्री का मन में जानबूझकर दूसरे यात्रियों को हानि पहुंचाने की इच्छा उठती है तो इस तरह हानि पहुंचाने की नियत से उठी गड़बड़ी देखने लायक होती है। किसी यात्री ने अरने दुष्ट स्वभाव के कारण यदि दूसरे के कमरे में छेद कर दिया तो जहाज में दूसरे के साथ साथ देर से ही सही स्वयं उसे भी डूबकर जल समाधि लेनी पड़ेगी, यानी मरना पड़ेगा। उसी तरह एक जाति का नुकसान करने से प्रत्यक्ष न सही पर अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी जाति को हानि पहुंचाने वाली जाति के भी हानि निश्चित है। यहाँ संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए स्वयं का हित साधने वाले समाचार पत्रों द्वारा दूसरों का नुकसान करने के अपना हित साधने की मूर्खता से हम लोगों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। बहिष्कृत के हितों की रक्षा करने के लिए अखबार की सख्त आवश्यकता पर उन्होंने लिखा कि बहिष्कृत लोगों पर आज हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय पर योजनाबद्ध तरीके से विचार करना होगा। उसी के साथ भावी प्रगति तथा उसी प्राप्त करने के रास्ते की सच्ची जानकारी के संबंध में भी चर्चा करनी होगी। चर्चा करने के लिए समाचार पत्र जैसी दूसरी जगह नहीं है। बहिष्कृत का अर्थ अछूत कहे जाने वाले समुदाय से ही मूक नायक के पहले सांप्रदायिक में उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा, सत्ता और ज्ञान के अभाव में ब्राह्मणोत्तर पिछड़ा वर्ग पिछड़े रह गए। यही कारण है कि उनकी प्रगति नहीं हो सकी। ये बात स्पष्ट है, परंतु उनके दुख में दरिद्रता शामिल नहीं थी, क्योंकि उनके लिए खेती, व्यापार, उद्योग अथवा नौकरी करके जीवन यापन करना कठिन नहीं था। लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण अछूत बहिष्कृत समाज पर जो प्रभाव पड़ा वो बड़ा ही भयानक है। दुर्बलता, दरिद्रता और अज्ञान की त्रिवेणी में इतना बड़ा बहिष्कृत अछूत समाज पूर्णतः बह गया है। मूक नायक के दूसरे लेख में भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि केवल भारत को स्वतंत्रता करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु यह एक ऐसा श्रेष्ठ देश बने जिसके प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति का मार्ग चुनने का अवसर प्राप्त हो। ब्राह्मणों को ब्रिटिश सरकार नहीं भाती तो उसका विरोध किया जाता है।
उस पर हमले किए जाते हैं। क्या अछूत लोग ब्राह्मणों को राज्य स्वीकार करेंगे? यदि ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता दे दी गई तो जितना विरोध ब्राह्मण ब्रिटिश सरकार का नहीं करते, उससे अधिक विरोध अछूत ब्राह्मणों की सरकार का करेंगे तथा ये पूर्णतः न्यायोचित होगा। भारतीय समाचार पत्रों के जातिवादी चरित्र के साथ ही पत्रकारिता के व्यावसायिक स्वरूप और अनैतिक आचरण से भीमराव अंबेडकर व्यथित और आक्रोशित थे। अपनी व्यथा को उन्होंने इन शब्दों में प्रकट किया। भारत में पत्रकारिता पहले एक पेशा थी, अब वह एक व्यापार बन गई है। अखबार चलाने वाले को नैतिकता से उतना ही मतलब रहता है जितना कि किसी साबुन बनाने वाले को। पत्रकारिता स्वयं को जनता के जिम्मेदार सलाहकार के रूप में नहीं देखती। भारत में पत्रकार यह नहीं जानते कि बिना किसी प्रयोजन के समाचार देना निर्भयता पूर्वक उन लोगों की निंदा करना है जो गलत रास्ते पर जा रहे हो, फिर चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना उनका पहला और प्राथमिक कर्तव्य है। व्यक्ति पूजा उनका मुख्य कर्तव्य बन गया है। भारतीय प्रेस से समाचार को सनसनीखेज बनाना, तार्किक विचारों के स्थान पर अतार्किक जुनूनी बातें लिखना और जिम्मेदार लोगों की बुद्धि जागरूक करने की बजाय गैर जिम्मेदार लोगों की भावनाएं भड़काना आम बात है। व्यक्ति पूजा के खातिर देश के हितों की इतनी विवेकहीन बलि इसके पहले कभी नहीं दी गई। व्यक्ति पूजा कभी इतनी अंधी नहीं थी जितनी कि आज के भारत में है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इसके कुछ सम्मानित अपवाद है, क्योंकि परंतु इसकी संख्या बहुत कम है और इनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती। 21 तथा 22 मार्च 1920 को भीमराव अंबेडकर ने कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज की छत्रछाया में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था का सम्मेलन अपनी अध्यक्षता में कोल्हापुर रियासत के माड़गांव में करवाया। सम्मेलन के प्रथम दिन 21 मार्च को अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, अछूत वर्ग की प्रगति होनी चाहिए। इसके लिए महाराजा द्वारा रियासत में जो कार्य किए गए हैं वो अमूल्य है। उन्होंने मेरे जैसे विद्यार्थियों की सहायता करके हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने आगे कहा, आज तक हमारे लोगों की सोच थी कि हमारी दयनीय परिस्थिति का मूल कारण हमारी बुरी किस्मत है। किस्मत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। इस कारण जिस स्थिति में हम हैं उसी में रहना चाहिए। अब वर्तमान पीढ़ी को ये बात समझ में आ रही है कि हमारी परिस्थिति का कारण ईश्वर की कृपा या कोप नहीं है, दूसरे लोगों की बुरे कर्मों का फल है। इसी के साथ अंबेडकर ने आगे कहा, अछूतों को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। मृत जानवरों की मांस नहीं खाना चाहिए। उपवास व्रत आदि नहीं रखने चाहिए। देवदासी बनाकर लड़कियों को लाचार नहीं बनाना चाहिए। 22 मार्च को कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने उस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर की न केवल प्रशंसा की थी, अपितु उन्होंने उनसे बहुत कुछ करने की अपेक्षा भी की थी। उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोगों को आपका संरक्षक मिल गया है। मेरा मन कह रहा है कि ये आपकी दास्तां की बिड़िया को तोड़ेंगे। ये एक दिन बड़े नेता बनेंगे और न केवल आपका बल्कि सारे देश का उद्धारक करेंगे। इतना ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत के महान नेताओं की श्रेणी में इनका विशिष्ट स्थान रहेगा। इन दिनों भीमराव अंबेडकर बहुत विचलित रहे थे और वेतन का एक भाग अपनी पत्नी रमाबाई को घर का खर्चा चलाने के लिए भेजते थे। अपनी आगे की शिक्षा के लिए कुछ धन बचाया। कोल्हापुर के महाराजा से कुछ सहायता प्राप्त की। अपने मित्र नवल बैद्यनाथ से कुछ ऋण लिया और मार्च 1920 में नौकरी से इस्तीफा देकर आगे की कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए 11 जुलाई 1920 को लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर सितंबर 1920 में अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में अध्ययन शुरू किया तथा साथ ही बैरिस्टर की उपाधि के लिए ग्रेज इन में पुनः प्रवेश किया। 1921-22 के दौरान अंबेडकर 10 किंग हेनरी रोड लंदन में एक विधवा अंग्रेजी महिला के मेहमान रहे।
वो कई पुस्तकालय के सदस्य बन गए, जैसे लंदन विश्वविद्यालय जनरल लाइब्रेरी, गोल्ड स्मिथ लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम तथा इंडिया ऑफिस इत्यादि। विश्वविख्यात ब्रिटिश म्यूजियम के ग्रंथगार में सुबह से शाम तक उनका अध्ययन निरंतर चलता रहा था। साथ में इंडिया ऑफिस के ग्रंथगार तथा अन्य ग्रंथालयों में प्राप्त अपूर्व ग्रंथों तथा ऐतिहासिक अभिलेखों का उन्होंने अध्ययन किया। निवास स्थान पर लौटने के बाद देर रात तक उनका अध्ययन चलता रहता था। स्वदेश से हजारों मील दूर रहने पर भी अंबेडकर का मन सदा भारत में रहने वाले अपने अस्पृश्य बांधवों की उन्नति के बारे में सोचा करते थे। तत्कालीन अंग्रेज सरकार के भारत सचिव मोंटेस्क्यू उन्होंने इस बात पर चर्चा की। अपने आंदोलन को भारत में चालू रखने वाले SN शिवतारकर को समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। मोंटेस्क्यू के साथ हुई चर्चा के बारे में अंबेडकर ने 3 फरवरी 1921 के पत्र में छत्रपति साहू जी महाराज को लिखा। मोंटेस्क्यू भारत के नरम दल के लोगों की सूचना के आधार पर बर्ताव करता है, तथापि मुझे विश्वास है कि वह अब ब्राह्मणोत्तर आंदोलन के बारे में तिरस्कार से नहीं बोलेगा। सच तो यह है कि ब्राह्मणोत्तर आंदोलन जानने की यह कोई परवाह नहीं करता। जब सुधार विधेयक बन रहा था उस समय महत्वपूर्ण में ब्राह्मणोत्तर आंदोलन का महत्व समझा देने वाला कोई ठोस प्रतिपादक यहाँ नहीं था। ये अफसोस की बात है। इसलिए ब्राह्मणोत्तर आंदोलन के शत्रुओं ने उस आंदोलन के ब्राह्मण विदेशी आंदोलन का स्वरूप बड़ी चालाकी से दे दिया। उस आंदोलन के लोकतांत्रिक स्वरूप पर दबाव डालकर उसका विपर्यास किया गया और वही विपर्यास स्वरूप साधारण अंग्रेज लोगों के मन में अब घर कर बैठा है। अब राजनीतिक सुधारों का मसौदा पक्का हो जाने से हिंदुस्तान में संपत्ति कितने भेदभाव है ये जानने की तकलीफ कोई नहीं लेता। फिर भी भविष्य के लिए अब से ही तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए जब मौका प्राप्त होता है तब मैं हर प्रतिष्ठित अंग्रेज व्यक्ति को उसकी उचित संकलना देता रहता हूं कि हिंदुस्तान की सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। मेरे ये प्रयास घटना होने के बाद है, इसलिए इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर भी वो विफल हुए या सफल समय ही बताएगा। आपके मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ कोई संस्था स्थापित करना मुमकिन होगा या नहीं। मैंने इस संबंध में यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा की। उन्होंने सर्वसम्मति से मेरी उस कल्पना का स्वागत किया, तथापि उनके मतानुसार वैतनिक कार्यवाहक के बिना इस प्रकार की संस्था टिक नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि हम कम से कम 500 पाउंड सालाना व्यय होगा। इस तरह की संस्था अस्पृश्य वर्ग की दृष्टि से हितकारी होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये व्यय उनकी शक्ति के बाहर होगी। सुनकर आपको प्रसन्नता होगी कि भारत मंत्री मोंटेस्क्यू ने मुझे फिर से मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने यह आग्रह किया है कि बम्बई विधानमंडल के सदस्य के रूप में मैं हिंदुस्तान वापस लौटूं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी पहली मुलाकात के बाद हिंदुस्तान के महाराज्यपाल और बम्बई के राज्यपाल को यह सिफारिश किया होगा कि मेरी नियुक्ति बम्बई विधानमंडल के सदस्य के रूप में किया जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी व्यक्ति शिकायतें बनाने के लिए नहीं आया हूं, एक समस्या आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। उनका ये कहना था कि प्रथमतः मैं अस्पृश्य को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए महाराज्यपाल और राज्यपाल के साथ भारत जाकर चर्चा करूं। वो यह आश्वासन देने के लिए तैयार थे कि मैंने उनके साथ वैसी चर्चा किए बिना यह समस्या हल हुई है, ये हम नहीं मानेंगे। अर्थात यह बात मुझे मोहित करने जैसी थी। तथापि विधानमंडल की जगह के लिए अपना विद्याध्ययन अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगा। मुझे व्यक्ति कीर्ति का कोई आकर्षण नहीं है और अद्यापि मैंने अपने लोगों की सेवा करने का यह मौका छोड़ दिया तो भी महाराज के ध्यान में आ जाएगा कि मुझे अधिक बड़ी सेवा करना सुलभ हो
इसलिए मैं अधिक अच्छी सिद्धांत कर रहा हूँ। पुनश्च लंदन टाइम्स के संपादक के साथ मेरी दोस्ती हो गई है। अस्पृश्य की शिक्षा के बारे में एक लेख का कतरन इस लेख के साथ भेज रहा हूँ। ये लेख लिखने के लिए मैंने संपादक को विवश किया था। लंदन विश्वविद्यालय ने अंबेडकर का अध्ययन अब समाप्त हो रहा था। प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया विषय के शोध प्रबंध के लिए जून 1921 में भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। 4 सितंबर 1921 में अंबेडकर ने छत्रपति साहूजी महाराज को पत्र लिखकर 200 पाउंड भेजने की विनती की। कर्ण चलना का भाव गिरने से वहां उन्हें पैसे की कमी महसूस हुई। राजर्षि साहूजी महाराज को उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंदुस्तान वापस लौटने पर ब्याज सहित रकम लौटा दूंगा। श्री दलवी के कहने से मैं यह विनती कर रहा हूं और वह अनुचित नहीं होगी, ये आशा उन्होंने इस पत्र में व्यक्त की थी। महाराज की तबीयत ठीक होगी, ऐसी आशा व्यक्त कर अपने पत्र के अंत में वो लिखते हैं, हमें आपकी बहुत जरूरत है क्योंकि हिंदुस्तान में जो बड़ा आंदोलन सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में प्रगति कर रहा है उसके आधार स्तंभ आप ही हैं। अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए लिखा हुआ शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन लंदन विश्वविद्यालय को 1922 की प्रथम तिमाही में प्रस्तुत किया। उसी समय उन्हें ग्रेज एंड उन्हें बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। अप्रैल और मई के मध्य उन्होंने जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय में अपने प्रवेश की व्यवस्था की तथा जर्मन और फ्रेंच भाषा सीखना शुरू किया। इसी समय छत्रपति साहूजी महाराज का बम्बई में 6 मई 1922 को निधन हो गया। सारा महाराष्ट्र दुख से व्याकुल हो गया। अंबेडकर भी शोकाकुल हुए। 10 मई 1922 को राजा राम महाराज को लिखे हुए अपने पत्र में वो कहते हैं, महाराज के निधन की वार्ता अंग्रेजी समाचार पत्रों में पढ़ी और मुझे सदमा पहुंचा। इस दुखद घटना से मुझे दो तरफा दुख हुआ है। उनके निधन से मैं अपने एक खास मित्र से वंचित हुआ हूं और अस्पृश्य वर्ग तो अपने एक बड़े हितकर्ता से वंचित हुआ है। उनके कार्य का सबसे महान हिमायती कालवश हुआ है। मैं दुख से व्याकुल होकर आपके और विधवा महारानी के दुखद समय में तहे दिल से अपनी हमदर्दी व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए अंबेडकर ने जो शोध लंदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अभ्यस्त परीक्षकों की दृष्टि में खटकने लगा। हेराल्ड लास्की जैसे उदारवादी भी ने अंबेडकर के इस शोध प्रबंध को क्रांतिकारी तरीके का बताया। 1923 में प्रोफेसर एडविन कैनन ने उनको लेखन शैली को थोड़ा समय बनाकर शोध प्रबंध को फिर से लिखने के लिए लंदन बुलाया। उनके शोध प्रबंध ने लंदन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जगत में हलचल पैदा कर दी थी। इस शोध प्रबंध में उन्होंने ब्रिटिश योजना प्रणाली की आलोचना की थी। उन पर यह शक किया गया कि वो भारतीय क्रांतिकारी हैं। परीक्षकों के बिना निष्कर्ष बदलने पुनः शोध प्रबंध लिखने को कहा, किंतु आर्थिक कठिनाई के कारण 14 अप्रैल 1923 को अंबेडकर भारत वापस लौट आए। भारत में भी उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी। फिर भी उन्होंने शोध प्रबंध को फिर से लिखकर भेजा। निबंध स्वीकृत हुआ और अंत में उन्हें अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। दिसंबर 1923 में वह निबंध ग्रंथ रूप में लंदन के किंग एंड सन प्रकाशन की ओर से प्रकाशित हुआ तो उसके लिए उनके गुरु एडविन कैनन ने ही प्रशंसात्मक आमुख लिखा। इस ग्रंथ को भीमराव अंबेडकर ने अपने स्वर्गीय माता पिता को समर्पित किया। इस ग्रंथ में अंबेडकर ने वैज्ञानिक रूप से इस बात का विश्लेषण किया था कि ब्रिटिश पाउंड और भारत के रुपए के विनिमय मूल्य निर्धारित करने में अंग्रेजों ने किस प्रकार अनुचित लाभ कमाया था और उससे भारत की अर्थव्यवस्था में
कितनी कठिनाई एवं हानि हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।